ये जो शोर मचा ना कि जी मोदी साहब हमारी फजाई हदूद में से निकल गए, किसी ने खिलाफ वर्जी लिखा, मैंने पढ़ा ये भी। असल बात ये है कि मीडिया के इल्म में ये बात नहीं थी कि उन्होंने यहाँ से गुजरना। ठीक है। अब तकलीफ इस बात की है कि उन्हें बाद में ये पता चला कि मोदी साहब गुजर गए। अगर वो इनको पहले ये इनके इल्म में होता हमारे मीडिया के, तो इन्होंने ये शोर मचा देना। जब जंग होती है कौन लड़ते हैं? जाहिर बात है, फौज ऊंची बोले। फौज लड़ती है। फौज नहीं, जर्नैल लड़ते हैं। अच्छा, ठीक है ना? जर्नैल लड़ते हैं। नहीं 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 ठीक है, नहीं, मुख्तसर बार करते हैं ना। जब जंग होती है तो कौन लड़ता है? फौजी लड़ता है, जर्नैल और जब सुलह की बात करनी होती है तो कौन जाते हैं? पॉलिटिशियन जाते हैं। पॉलिटिशियन जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप चाहते हैं कि जमीन पर अमन की बात हो तो डेमोक्रेसी को लेके आए। मोदी साहब का यूक्रेन में जाना, असल बात यह है कि यूक्रेन को पूरे यूरोप और पूरे अमेरिका ने आसरा करवाया, सपोर्ट करने का वादा किया, मगर बाद में उसे बिट्रे करके मरवा दिया उसे। तो इस हालात में यूक्रेन की जो गवर्नमेंट है, जो उसका प्रेसिडेंट है, वो यूरोपियन लीडरशिप और अमेरिकन लीडरशिप पर रिलाय करने के लिए तैयार नहीं था। खून अपना हो या पराया हो, नस्ल आदम का खून है आखिर। जंग मशरिक में हो या मगरिब में, अमन आलम का खून है आखिर। बम घरों पे गिरे या सरहद पे, रूह तामीर जख्म खाती है। खेत अपने जले या औरों के, जीस्त फाकों से तिल मिलाती है। जीत का जश्न हो या हार का शोक, जिंदगी मैयतों पे रोती है। ऐसे ही है। इसलिए है शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है। आप और हम सभी के आंगन में शम्मा जलती रहे तो बेहतर है। जंग के और भी तो मैदान हैं, सिर्फ मैदान कश तो हो ही नहीं। हासिले जिंदगी खिरत भी है, हासिले जिंदगी जुनू ही नहीं। आओ इस तीरा बख्त दुनिया में, आओ इस तीरा बख्त दुनिया में फिक्र की रोशनी को आम करें। अमन को जिससे तकवीयत पहुंचे, ऐसी जंगों का एहतमाम करें। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि अमन की बात होनी चाहिए। ज़ियाउल हक के दौर से जो पाकिस्तान के अंदर एक एक्सट्रीमिज्म का बढ़ावा हुआ, उसने पूरी दुनिया को मुतासर किया। पूरी दुनिया को कि पाकिस्तान को? नहीं, पूरी दुनिया को। अच्छा। ज़ियाउल हक पूरी दुनिया का मुजरम है, पूरी दुनिया का, और दुनिया को भी छोटा कर देते हैं। वो इंसानियत का मुजरम। ज़िया का ही एक स्टेटमेंट याद है जो उसने चीनी वजीर आजम के अशय्य में कहा था कि वी वांट टू नॉर्मलाइज, ये ज़िया के अल्फाज हैं, वी वांट टू नॉर्मलाइज आवर रिलेशन विद इंडिया अकॉर्डिंग टू द शिमला एग्रीमेंट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू शिमला एग्रीमेंट। ठीक है। तो अब शिमला एग्रीमेंट क्या था? शिमला एग्रीमेंट जो है वो डिफीट के बाद का एक मुआहदा था ना, कि जो हम हार गए थे, जो हारी हुई जंग का एक मुआहदा था। मेरी भी ख्वाहिश है पाकिस्तानी होने के नाते कि इंडिया के साथ हमारे रिलेशन जो है वो नॉर्मलाइज हों। ठीक है। साहर लुधियानवी, लुधियाना के रहने वाले थे, मेरे पसंदीदा शायर हैं। अच्छा। मेरी जिंदगी की ख्वाहिश है कि मैं लुधियाना जाऊं। सर, और उनका एक शेर अगर सुना दें। मैं आपको उनकी नज़म सुना देता हूँ। जी, शेर क्या हुई? उनकी शोरा फाक नज़म है ताजमहल। ये चमनजार, ये जमुना का किनारा, ये महल। ये चमनजार, ये जमुना का किनारा, ये महल। ये मुनक्कश दरो दीवार, ये मेहराब, ये ताक। ठीक है। एक शहनशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। हम तो अपनी महबूबा के लिए नहीं बनवा सकते ना ताजमहल। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आज का जो टॉपिक है वो भी बड़ा जबरदस्त है और जो मेरे साथ पर्सनैलिटी मौजूद है जिनके साथ हम बात करने वाले हैं वो भी बहुत ही जबरदस्त पर्सनैलिटी हैं। ख्वाजा जमशेद इमाम साहब। बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में बोला कि दोबारा से सर को लेके आए, इनके साथ कोई ना कोई टॉपिक के ऊपर डिस्कशन की जाए। इंडियन प्राइम मिनिस्टर यूक्रेन के विजिट पे गए, पूरी दुनिया में इसके ऊपर डिस्कशन की गई, लेकिन यूक्रेन से वापसी पे उन्होंने पाकिस्तान का विजिट किया। आप में से कुछ लोगों को ये सुन के हैरानगी हुई होगी। और पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया, हर चैनल ये खबर चला रहा है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में इस टाइम जो सा वो दाखिल हुए, पाकिस्तान में उनकी आमद हुई। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई उन्होंने फजाई हदूद की खिलाफ वर्जी की है। इसी वाले से सर से बात करेंगे कि क्या ये फजाई हदूद की खिलाफ वर्जी है या फिर ये एक पॉजिटिव गेस्चर है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? मैं भी ठीक ठाक। सर, मुझे सबसे पहले तो ये बताएं, टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, मुझे ये बताएं कि जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने तकरीबन 1 घंटा पहले वो मतलब पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हुए, चित्राल से इस्लामाबाद से लाहौर और लाहौर से फिर वो अमृतसर यानी इंडिया गए। तकरीबन 1 घंटे के राउंड अबाउट उन्होंने पाकिस्तान में वक्त गुजारा। ये विजिट कैसा था और ये हदूद की खिलाफवर्जी थी? अच्छा, 2-3 बातें आपने इकट्ठी कर दी। सबसे पहली बात तो आप ये जेहन में रखें कि आप इसे विजिट कह रहे हैं, ये विजिट नहीं है। ठीक है। ठीक है ना?
अच्छा, दूसरी बात आप ये कह रहे हैं कि ये फजाई हदूद की खिलाफ वर्जी है। मैं इसे ऐसा भी नहीं समझता। ठीक है। ऐसा मुमकिन नहीं है, अच्छा। ऐसा पॉसिबल नहीं है। तीसरी बात ये है कि जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया ना, ये सोशल मीडिया से भी क्या गुजरा हो गया। अच्छा, हाँ लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया को तो हाँ। ऑथेंटिक सोर्स समझा जाता है कि जी मेन स्ट्रीम मीडिया पे बड़े चैनल पे कोई खबर। अच्छा, ऑथेंटिक सोर्स क्या होता है? देखिए, आज भी प्रिंट मीडिया ऑथेंटिक सोर्स है। ठीक है। क्यों? कि जो कुछ ये रात को कहते हैं, अगले दिन प्रिंट मीडिया उसकी तस्दीक या तरदीद करता है। ठीक हो गया। और जब तस्दीक या तरदीद होती है तो फिर हमें बता, ये जो शोर मचा ना कि जी मोदी साहब हमारी फजाई हदूद में से निकल गए, किसी ने खिलाफ वर्जी लिखा, मैंने पढ़ा ये भी, किसी ने खिलाफ वर्जी लिख दिया, किसी ने वो बगैर बताए अपनी मन मर्जी से वो गुजर गए और यूक्रेन से आए तो उधर से बजाय उधर से जाने के पाकिस्तान के पूरा, यानी कि वो उधर चित्राल से दाखिल हुए और इस्लामाबाद के ऊपर से होते हुए वो हिंदुस्तान। ऐसा नहीं है। असल बात यह है कि मीडिया के इल्म में ये बात नहीं थी कि उन्होंने यहाँ से गुजरना। ठीक है। अब तकलीफ इस बात की है कि उन्हें बाद में ये पता चला कि मोदी साहब गुजर गए। अगर वो इनको पहले ये इनके इल्म में होता हमारे मीडिया के, तो इन्होंने ये शोर मचा देना था, जिस तरह चांद ग्रहण का और सूरज ग्रहण का मचा देते हैं कि जी सूरज ग्रहण होगा, अपनी आंखों को बचाएं, बच्चों को निशान आ सकते हैं, ये हो सकता है, वो हो सकता है। ठीक है। तो वो जो मेरी भी ख्वाहिश है एक पाकिस्तानी होने के नाते कि इंडिया के साथ हमारे रिलेशन जो है वो नॉर्मलाइज हों। ठीक है। साहर लुधियानवी लुधियाना के रहने वाले थे, मेरे पसंदीदा शायर हैं। अच्छा। मेरी जिंदगी की ख्वाहिश है कि मैं लुधियाना जाऊं। सर और उनका एक शेर अगर सुना दें। मैं आपको उनकी नज़म सुना देता हूँ। जी, शेर जरूर। क्या हुई? उनकी शोरा फाक नज़म है ताजमहल। अच्छा। ताज तेरे लिए एक मजहर उल्फत ही सही, ताज तेरे लिए एक मजहर उल्फत ही सही, तुझको इस वादिये रंगीन से अकीदत ही सही। मेरी महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे, बज़्म शाही में गरीबों का गुजर क्या मायने। सब तो जिस राह पे हो सतवत शाही के निशान, ठीक है। उस पे उल्फत भरी रूहों का गुजर क्या मायने। मेरी महबूब पसे पर्दा तशखीर वफा, तूने सितवत के निशानों को तो देखा होता। मुर्दा शाहों के मुकाबर से बहलने वाली अपने तारीख मकानों को तो देखा होता। अनगिनत लोगों ने दुनिया में मोहब्बत की है, कौन कहता है कि सादक ना थे जज्बे उनके, लेकिन उनके लिए तशखीर का सामान नहीं, क्योंकि वो लोग भी अपनी ही तरह मुफलिस थे। ये अमारात व मुकाबर, ये फसीलें, ये हिसार, मुतलकल हुक्म शहनशाहों की अजमत के सतूर, सीना दहर के नासूर हैं कोहना नासूर, जज्ब है इनमें तेरे मेरे अजदाद का खून। मेरी महबूब उन्हें भी तो मोहब्बत होगी जिनकी सन्नाई ने बख्शी है इसे शक्ल जमील। उनके प्यारों के मुकाबले रहे बेनाम नमूद, आज तक उस पर जलाई न किसी ने कंदील। ये चमनजार, ये जमुना का किनारा, ये महल, ये चमनजार, ये जमुना का किनारा, ये महल, ये मुनक्कश दरो दीवार, ये मेहराब, ये ताक। ठीक है। एक शहनशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। हम तो अपनी महबूबा के लिए नहीं बनवा सकते ना ताजमहल, बिल्कुल ये बादशाहों का काम है। और उन्होंने उन लोगों का समझ ले मजाक बनाया जो नहीं कर सकते ऐसा। नहीं, मैं अपनी महबूबा का नहीं बना सकता तो भाई मैं, मेरी मुफलिसी आड़े आ रही है ना। ठीक है। इसके अलावा साहर ने 32 साल तक इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री पर हुक्मरानी की है। ठीक है। यानी कि उसका पहला जो सॉन्ग है वो जाए तो ठंडी हवाएं लहरा के आए, और आखिर में आगे कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। बिल्कुल, ये तो बड़े फेमस है। ये 32 साल का है, इसमें सब कुछ ही फेमस है। ठीक हो गया। और वो एक जिन्नाती शायर था, तो मेरी ख्वाहिश है कि मैं कभी जाऊं। इसके बाद मेरी ख्वाहिश है कि मेरे आबाओ अजदाद का जो कब्रिस्तान है वो बारामूला में है, कश्मीर में। कश्मीर से तो बिलोंग। मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपने बुजुर्गों की कब्रों को जाके, कब्रिस्तान को जाके देखूं। सर ये सब पॉसिबल है, ये चीजें नॉर्मल हो सकती हैं। जैसे लेट्स सपोज इंडिया के प्राइम मिनिस्टर तो एक दफा पहले भी आए थे, अफगानिस्तान का आई थिंक उनका विजिट था, और उसके बाद वो पाकिस्तान आए, यहाँ पे एक इवेंट भी अटेंड किया, और उसके बाद के अभी भी उन्होंने बेशक आए नहीं लेकिन फजाई हदूद इस्तेमाल की। क्या समझते हैं आपको कि ये उनकी तरफ से तो पॉजिटिव गेस्चर मिला, हमारी तरफ से आगे से क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए? अच्छा, नहीं ऐसा नहीं है। ये जो मोहब्बत है ना, ये दो तरफा होती है, ऐसे ही है एक तरफा नहीं होती। कि एक साइड पे बंदा कहता रहे मैं आपसे मोहब्बत करना चाहता हूँ, और दूसरा आगे से बम बरसाए। तो ऐसा नहीं होता। बात यह है कि दोनों तरफ जो मजहबी एलिमेंट है, और मैं ये समझता हूँ कि 14 अगस्त 1947 को जो खून रेजी हुई, ओहो।
उसका बुनियादी मकसद ही ये था कि ये दोबारा कभी एक ना हो पाए, मजहब के नाम पे लड़ाया जाए। लड़ाया गया। उसके बाद उस पे फिक्शन लिखवाया गया, शायरी करवाई गई, अफसाने लिखे गए, ड्रामे बने, उस पे फिल्में बनी और बताया गया कि वो इंसानी तारीख का कितना बड़ा अलमिया है। ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि उसका बुनियादी मकसद भी जो था वो हम दोनों कौमों को दूर करना था या दोनों लोगों को अलहदा करना था बुनियाद, जबकि हम 1000 साल से ज्यादा अरसे से इकट्ठे रह रहे थे, तो कुछ भी नहीं था हमारे दरमियान, तो सब कुछ साझा था। ठीक है। और आज ये सिचुएशन है कि हम कहते हैं कि भाई वो हिंदू और हम मुस्लिम और ये और वो, ये तो एक अलहदा बात है, उनको तो छोड़ देना, वो तो लाइन के दूसरी तरफ चले गए। इधर तो हम आपस में एक दूसरे के काफिर कह रहे हैं। ऐसे ही है, ठीक है ना। तो एक मसलक के लिए दूसरी, दूसरी के लिए तीसरी, तीसरी के लिए पहली, पहली के लिए दूसरी। तो हमें तो ये नहीं पता चल रहा कि इनमें से मोमन कैसे तलाश करें। तो ये तो एक खूंखार दरिंदा बनता जा रहा है। बाकी नहीं, जहाँ तक मोदी साहब का पाकिस्तान में आना, ये मुमकिन नहीं है, ये किसी सूरत पॉसिबल नहीं है कि पाकिस्तान के दफाई अदारों के ये बात इल्म में ना हो कि भारतीय वजीर आजम मिस्टर मोदी जो हैं वो पाकिस्तान की फजाई हदूद में से गुजर रहे हैं। ये तो ऐसे ही है ना कि जिस तरह कोई पागलों की तरह बात कर दे कि जी कोई एक त्यारा है और वो उसमें पता नहीं कौन बैठा हुआ और गुजर गया, नीचे पता है मोदी है। ऐसे ही है। ये मीडिया को किसने बताया कि इस त्यारे के अंदर मोदी है? ये भी तो किसी ने बताया ना। तो उनको पता था कि मोदी साहब ने गुजरना है, वो हमारी मर्जी, हमारी मंशा और हमारी मेहमान नवाजी में से यहाँ से गुजर के तो हिंदुस्तान गए। और मुझे खुशी हुई है, मैं इस बात की मुझे खुशी है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तानी हदूद को इस्तेमाल किया और अल्लाह करे कि कल पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर भी इंडियन हदूद को इस्तेमाल करता हुआ नेपाल या काठमांडू उतरे, तो ये बड़ी खुशी की बात होगी। सर ये मुझे ये बताएं, अभी तो ठीक है अभी वो हिंदुस्तान पहुंच गए, लेकिन यूक्रेन का विजिट ऐसे टाइम पे जब रशिया यूक्रेन की वार चल रही है, ये छोटी बात है? मतलब आपके ख्याल से दुनिया का कौन सा ऐसा लीडर है जो ऐसी सिचुएशन में वार जोन में गया हो और मतलब दुनिया को एक मैसेज दिया हो? अच्छा, वो एक बेवकूफ हमारे पास भी था जो उस दिन वहां पहुंचा था, रशिया पहुंचा था जिस दिन वार शुरू हुई थी। ठीक है ना। अच्छा, नहीं बैड लक नहीं। अच्छा, दुनिया की एजेंसियों के इल्म में होता है कि क्या शुरू होने वाला है। ऐसा हम ऐसी कोई बेखबर दुनिया में नहीं रह रहे। तो फिर सर इधर से देख लें कि हमारे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है आप जाहिर बात है कुछ भी कह सकते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हमारे प्राइम मिनिस्टर रशिया जाएं तो उन्हें इस जुर्म में उतार दिया जाए? नहीं, जुर्म में नहीं उतारा गया। अच्छा। उनके जराइम की फहरिस्त दूसरी है। मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि जंग में लोग जाते हैं या ऐसे हालात में जाते हैं। बहरहाल मोदी साहब का यूक्रेन में जाना, असल बात यह है कि यूक्रेन को पूरे यूरोप और पूरे अमेरिका ने आसरा करवाया, सपोर्ट करने का वादा किया, मगर बाद में उसे बिट्रे करके मरवा दिया उसे। तो इस हालात में यूक्रेन की जो गवर्नमेंट है, जो उसका प्रेसिडेंट है, वो यूरोपियन लीडरशिप और अमेरिकन लीडरशिप पर रिलाय करने के लिए तैयार नहीं था, जिसके लिए आलमी कुफ्तों ने जो है वो मोदी साहब को अपना एलची बना के वहां भेजा है कि जाके तो इसे जरा तसल्ली दो, हौसला रखो, हम इसके साथ। लेकिन सर देखा जाए उनकी रशिया के साथ भी तो देखे ना, ये तो पूरी दुनिया जानती है इंडिया रशिया के बड़े अच्छे थे कभी। अभी इंडिया रशिया का नहीं, इस बात को खत्म हुए मुद्दत हो गई। नहीं, अभी तो उनके आपस में मिसाइल बन रहे हैं, आपस में मिलकर प्रोजेक्ट बन रहे हैं। ये वो चीजें जो किसी वक्त भी खत्म हो सकती हैं। असल में एक बात मेरी लिख लें और इस बात को अलहदा चलाइएगा। ठीक है। इस वक्त अगर आप ग्लोबल पॉलिटिक्स को समझना चाहते हैं तो एक बात याद रखें, रूस की मुआशी शक्ल चाइना है और चाइना की अस्करी शक्ल रूस है। ठीक हो गया। ये अगली दुनिया में ऐसे जाएंगे ये दो। और हिंदुस्तान और मैं वही बता रहा हूँ, अब चूंकि चीन के साथ इंडिया का फसल है, ठीक है, सारे मामलात की खराबी है, सो मैं समझता हूँ कि मौजूदा हालात में अपनी रीजनल सुपरमेसी की लड़ाई के लिए, क्योंकि वो चाहता कि यूरोप और अमेरिका उसका साथ दे, तो उस साथ को हासिल करने के लिए जो है वो यूक्रेन गए हैं और उन्होंने आलमी ताकतों को और उन ताकतों को जिन्होंने यूक्रेन को कभी सपोर्ट करने का वादा किया था, उनके नुमाइंदा बन के गए हैं और अपनी नुमाइंदगी का उन्होंने हक अदा किया, ताकि कल को यही ताकतें हम मेरे लिए जब वो चाइना के अगेंस्ट काम कर रहे हो या कोई वॉर लड़ रहे हो या कोई ऐसा काम कर रहे हो,
तो उनका साथ भी दिया जा सके, इसके अलावा और कोई बात अच्छा, नहीं। पॉसिबल है कि इंडिया की होते हुए मतलब इंडिया कोई ऐसा रोल प्ले करे कि यूक्रेन और रशिया की वार रुक सकती है, क्योंकि रशिया भी उनका विजिट रहा कुछ टाइम पहले और अब यूक्रेन का विजिट रहा अभी रिसेंटली, यानी दोनों कंट्रीज को आपस में, और उन्होंने तो ये स्टेटमेंट भी दिया कि मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा रोल प्ले किया जाए कि भाई दोनों कंट्रीज की जंग रुक जाए। देखिए, मैं फिर साहर याद आ जाता है कि खून अपना हो या पराया हो, नस्ल आदम का खून है आखिर, जंग मशरिक में हो या मगरिब में, अमने आलम का खून है आखिर, बम घरों पे गिरे या सरहद पे, रूख तामीर जख्म खाती है, खेत अपने जले या औरों के, जीस्त फाकों से तिल मिलाती है, जीत का जश्न हो या हार का शोक, जिंदगी मैयतों पे रोती है। ऐसे ही है। इसलिए ऐ शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है, आप और हम सभी के आंगन में शम्मा जलती रहे तो बेहतर है। जंग के और भी तो मैदान हैं, सिर्फ मैदान कश तो हूँ ही नहीं, हासिले जिंदगी खिरत भी है, हासिले जिंदगी जुनू ही नहीं। आओ इस तीरा बख्त दुनिया में, आओ इस तीरा बख्त दुनिया में फिक्र की रोशनी को आम करें, अमन को जिससे तकवीयत पहुंचे, ऐसी जंगों का एहतमाम करें। ऐसे ही तो है। मैं ये चाह रहा हूँ कि अमन की बात होनी सर चाहिए। इधर मैं एक बात करना चाहूंगा, बड़ी जबरदस्त इन्होंने बात की, जो मैं मतलब समझाऊं, आप सर करेक्शन कर जी, देना अगर मैंने गलत मतलब समझा हो। इनका कहने का मतलब यह है, इस शेर का मतलब यह है कि भाई जंग करो, जरूर करो, लेकिन पॉजिटिव वे में आओ, टेक्नोलॉजी में एक दूसरे से आगे निकलो, एजुकेशन में एक दूसरे से आगे निकलो, आप मतलब इकोनॉमी में एक दूसरे से, खुराक में, food में। खुराक जो है दुनिया के इंसान, तमाम इंसानों के लिए पैदा करो, जमीन पे कोई इंसान भूखा न सोए, ये जंग हम करें। कहेंगे भाई इस दफा इंडिया ने एजुकेशन में ये नई जिद्दत लेके आए, हम इससे ज्यादा लेके आएंगे। मिल के चांद पे चलने की कोशिश करते हैं, जी, क्यों जी। अकेले अकेले जाते हैं। हाँ। आए मरीख पे लेकिन चलते हैं, उन्होंने तो उससे ये आगे ऑफर की चलते थी, हैं। आपने शायद इंडिया के मेरे- प्राइम मिनिस्टर की मेरे- स्टेटमेंट सुनी सवाल- हो कि आओ मिलके जंग करते हैं, लेकिन गुर्बत के खिलाफ, बेरोजगारी के बात खिलाफ। ये है कि ये ऑफर्स चलती रही हैं, ठीक है। मगर हमें तो अपने हालात से अभी तक फुर्सत नहीं मिली। मुझे एक और दरिया का सामना था मुनीर, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा, हम तो एक दरिया अबूर करते हैं तो आगे दूसरा दरिया आ जाता है। ऐसे ही है। हम एक मुसीबत से गला छुड़ाया, जान छुड़ाते हैं तो दूसरी बला हमारे गले पड़ी होती है। ठीक है तो मैं ये समझता हूँ कि ज़ियाउल हक के दौर के बाद, जी। ज़ियाउल हक के दौर से जो पाकिस्तान के अंदर एक एक्सट्रीमिज्म का बढ़ावा हुआ, उसने पूरी दुनिया को मुतासर किया। पूरी दुनिया को कि Yes. पाकिस्तान को? नहीं, पूरी दुनिया को। अच्छा। ज़ियाउल हक पूरी दुनिया का मुजरम है, पूरी दुनिया का, और दुनिया को भी छोटा कर देते हैं। वो इंसानियत का मुजरम है, ओहो, वो इंसानियत का मुजरम है। ठीक है। और मैं इस पे नहीं, बिल्कुल अब बहुत से लोग तो ये कहते हैं, मतलब मैं इसमें थोड़ी बात बढ़ाना चाहूंगा, कुछ लोग तो ये कहते हैं कि उसके बाद पाकिस्तान में जो है वो इस्लाम या मजहब को बहुत ज्यादा जो है ना अहमियत दी गई, ज़ियाउल हक ने ऐसे कनु। ज़ियाउल हक ने इस्लाम की सपोर्ट नहीं की, अच्छा। ज़ियाउल हक ने जंगजुओं की, मसल की सपोर्ट की। मसल दियो बरेलवी स्कूल ऑफ थॉट है, वो लड़ते ही नहीं है, ठीक है। वो जंगजू नहीं है। वो तो ये देखे ना, उर्स हो रहा है, ये डुमाल डालते हुए जा रहे हैं ढोल की ताप अपनी पे, मस्ती में वो मस्त है। कवाली करते हैं, वो नाच पढ़ते हैं, वो लंगर बांटते हैं। उनका तो जंग मसला ही नहीं, जंग तो मसला था देवबंदियों का या अहले हदीसों का। ठीक है। ठीक है, उन दोनों को उसने प्रमोट किया, तो उसने मजहब को प्रमोट किया या मसलक को? या अगर सीधा सीधा कहें कि पीस को प्रमोट किया या जंग को? नहीं, जंग तो उसने की नहीं, प्रॉक्सी वॉर की। हाँ, प्रॉक्सी ठीक है। वॉर की, और उस प्रॉक्सी वॉर के लिए उसे जो दुम्बे चाहिए थे वो पाकिस्तान में तैयार होते रहे, और वो दुम्बे जाके ज़िबा होते रहे, कोई कहीं फट गया, कोई कहीं फट गया, और वो बाद में ये नारकली है, यहाँ पे 2 फट गए, यानी कि दो धमाके यहाँ पे हो गए। वो और लहदा बात है कि बाद में और इल्जाम ये लगा दें कि वो अफगानिस्तान से ये आए आई थे। दाता साहब का उर्स है, दाता साहब के मजार के अंदर 2 धमाके हो गए। यहाँ पे बुजुर्ग महफूज नहीं रहे, तो हमने क्या रहना था महफूज। ठीक है। तो वो एक ऐसा था कि उसके बाद हमारे समाज के अंदर एक एक्सट्रीमिज्म का बढ़ावा हुआ, ठीक है। जबकि 77 से पहले इवन कि आप ये देखें कि मुझे ज़िया का ही एक स्टेटमेंट याद है, जो उसने चीनी वजीर आजम के अशय्य में कहा था कि वी वांट टू नॉर्मलाइज, ये ज़िया के अल्फाज हैं, ठीक है। वी वांट टू नॉर्मलाइज आवर रिलेशन विद इंडिया अकॉर्डिंग टू द शिमला एग्रीमेंट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू शिमला एग्रीमेंट। ठीक है। तो अब शिमला एग्रीमेंट क्या था? शिमला एग्रीमेंट जो है वो डिफीट के बाद का एक मुआहदा था ना, कि जो हम हार गए थे। जो हारी हुई जंग का एक मुआहदा था। तो मगर उसके बावजूद हमारा आर्मी चीफ ये कह रहा था कि हम उस मुआहदे के मुताबिक हम जो है वो इंडिया के साथ Peace अपने चाहते हैं। रिलेशन को नॉर्मलाइज रखना चाहते हैं। तो मैं ये गुजारिश करता हूँ कि शिमला मुआहदा एक सियासी आदमी के हाथ से हुआ था। याद रखें, सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, पूरी जमीन पे जब जंग होती है कौन लड़ते हैं?
जाहिर बात है, फौज ऊंची बोले। फौज लड़ती है। फौज नहीं, जर्नैल लड़ते हैं। अच्छा, ठीक है ना? जर्नैल लड़ते हैं, नहीं नहीं आम नहीं नहीं, ठीक है, मुख्तसर बात करते हैं ना। जब जंग होती है तो कौन लड़ता है, फौजी लड़ता है, जर्नैल और जब सुलह की बात करनी होती है तो कौन जाते हैं, पॉलिटिशियन जाते हैं। पॉलिटिशियन जाते हैं। ठीक। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप चाहते हैं कि जमीन पर अमन की बात हो तो डेमोक्रेसी को लेके आए। ये चीज हो बड़ी टेक्निकल बात की है। ये तो बड़े मुझे अभी समझ आई कि इनका क्वेश्चन करने का मतलब क्या था कि भाई जंग, अगर आप चाहते हो जंग तो भी ठीक है, ऐसी पावर्स को आप आगे लेके आओगे जो हमेशा जंग की बात करते हैं, जो और अगर- मुकालमे की बात करें, हाँ, आप उन ताकतों को आगे लेके आए जो गुफ्तगू पे यकीन Dialogue। रखते हैं, जो डायलॉग की बात करते हैं, जो मुकालमे की बात करते हैं, ठीक है। जो गुफ्तो शनीद की बात करते हैं, जो कहते हैं बात से बात होगी। ठीक हो गया। सर आपको लगता है कि इस टाइम इंडिया और पाकिस्तान की जंग बनती भी है? मतलब वो तो इंडिया इस टाइम चाइना के साथ इवन अभी नहीं। अभी रिसेंटली उन्होंने हाँ। अमेरिका से डिफेंस डील की है, बड़े बड़े वो ये तो जो मर्जी करें, हाँ इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस, पाकिस्तान इज एन एटॉमिक पावर। ठीक है, हम एक एटमी ताकत नो हैं, नो नो और ये और दुनिया की तस्लीम शुदा एटमी ताकत है। डेफिनेटली तो जंग तो नहीं होगी, नहीं होगी इंशाल्लाह। जंग होनी नहीं, होनी चाहिए भी नहीं। नहीं नहीं होगी नहीं, अच्छा, होगी नहीं। तो ये फिर कश्मीर का मसला ऐसे ही रहेगा। मैं तो एक एंटी वॉर आदमी हूँ, मैं भी मैं एक एंटी वॉर आदमी हूँ। हम दुनिया में अमन की बात करते हैं और अमन चाहते हैं। हम तो 42 साल 43 साल हो गए लिखते हुए, पीस पे लिखते हुए, अमन पे लिखते हुए, भाईचारे पे, अखुवत पे, मोहब्बत पे, जबरदस्त इंसानियत पे, और इंसानों के इक्वल राइट्स पे, सिटीजन के नहीं, इंसानों के इंसानों के इक्वल राइट्स पे, कि पूरी जमीन पे। आज ये जो ग्लोबलाइजेशन का ड्रामा दुनिया में किया जा रहा है कि ये दुनिया ग्लोबलाइज हो गई है, ये आपने भी पढ़ा, हमने भी बिल्कुल पढ़ा। ऐसे ही है। भाई सवाल ये है कि ये ग्लोबलाइज आलमी सरमायादारी ने सिर्फ कंटेनर के लिए की है। इन पाकिस्तान का मजदूर जाके अमेरिका क्यों नहीं करता जॉब? क्योंकि वो उधर इंडिया का मजदूर जो है वो इसराइल जा रहा है, ऐसे ही है। वो जंग में लेबर कर रहा है, वहां से वो डॉलर कमा रहा है। तो इसका मतलब सर ये हुआ ना, अगर मेरे जैसा एक स्टूडेंट अगर आपकी इस बात को सुनेगा या देखने वाले सुनेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि मैं जो समझूंगा, आप उसको आगे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इंडिया के पासपोर्ट की, इंडिया के लेबर की, इंडिया के जो मजदूर है, कोई भी वर्कर है, उनकी वहाँ पे वर्क है या उनके रिलेशन बेहतर है। लाइक इंडिया और इसराइल के इस टाइम रिलेशन बेहतर है, तो वो आपस में डील भी कर रहे हैं, आपस में इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, और उनकी लेबर वहाँ। पाकिस्तान को तो ईरान ने जो सा वो मना कर देता है, कभी सऊदी अरेबिया ने रिसेंटली कह दिया कि भाई हमें आपकी लेबर नहीं चाहिए, यूएई ने कह दिया कि यहाँ पे जो सा पाकिस्तानी लेबर नहीं चाहिए। देखिए, दो बातें हैं। पहली बात तो यह है कि अगर इसराइल से इंडिया के रिलेशन अच्छे हैं तो उनके अच्छे होने चाहिए, ठीक है, इसलिए कि हम तो इसराइल को तस्लीम ही नहीं करते, ठीक है, तो हमारा स्टेटस ही डिफरेंट है। ठीक। नहीं तो फिर हम सऊदिया को तो तो तस्लीम करते हैं। नहीं, मैं वो बात करने लगा हूँ ना। अच्छा, अब असल बात यह है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को जो बूम मिला पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में, ठीक है, वो जुल्फकार अली भुट्टो ने दिलवाया। अच्छा, उस वक्त पूरा गल्फ, सऊदिया क्या पूरा गल्फ सिर्फ पाकिस्तान की लेबर ही ले रहा था। ठीक है। तो ओआईसी भी ओआईसी भी भुट्टो साहब, बट आज क्यों नहीं है वो? आज इसलिए नहीं है कि आज उस कैलिबर की लीडरशिप नहीं है, ये चीज। आज उस कैलिबर के लोग नहीं है। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीदा थी, मार दिया, वरना अल्लाह जानता है कि मुझे बड़ी उम्मीद थी कि उनका जो टन्योर होगा वो देखने वाला होगा, कि वो बहुत बेहतरी आएगी। सीजन और मैच्योर होके आई थी, और पीस के हवाले से उनका एक बहुत बड़ा नैरेटिव था, बहुत बड़ा उनका बयानिया था। तो जबकि भुट्टो साहब जंग की बात करते थे, ठीक है, भुट्टो साहब जब आलमी ताकतों को यानी कि बताते थे तो वो कहते थे हम दिल्ली के लाल किला पर झंडा लगाएंगे, अच्छा, ठीक है। और जब पाकिस्तान की आवाम से बात करते थे, हाँ हाँ, जब पाकिस्तान की आवाम से बात करते थे तो कहते थे कि हम रोटी कपड़ा और मकान देंगे आपको। लेकिन अब reality में भाई क्या हुआ? सवाल ये है, रियलिटी क्या, साइंटिफिक ट्रुथ ये है कि अगर आप रोटी कपड़ा और मकान देंगे तो दिल्ली पे, लाल किले पे झंडा नहीं लगेगा, ठीक है, और अगर लाल किले पे झंडा लगेगा तो फिर आपको जो है रोटी कपड़ा और मकान नहीं दे पाएंगे। और ये हमारे साथ हुआ। हमने अपना आइटम बम बनाया तो शुरू किया एटमी प्रोग्राम, तो भुट्टो साहब ने कहा कि हम घास खा खाएंगे। लेंगे। हमने घास भी खा रहे ठीक हैं है। और आइटम बम भी किसी काम नहीं आ रहा। ओहो। अमल में आई और लाल किले पे झंडा लहरा दिया। वो सर लाल हवेली पे लगा दिया, हाँ, लाल हवेली पे लग गया, लाल लाल मस्जिद पे लग गया, वो छोड़ दे। और ये जितने कॉमरेड्स इनकलाबी हैं ये लाल झंडे लेके फिर रहे होते हैं। ठीक हो गया। तो अच्छा इनका सर, सिलसिला आपने बोला कि वो जुल्फकार अली भुट्टो ने तब स्टेटमेंट दी थी, मुझे बड़ा मजा आ रहा है बात करते हुए। आपने ये बोला कि जुल्फकार अली भुट्टो ने स्टेटमेंट दी थी कि हम घास खा लेंगे लेकिन एटॉमिक पावर बनेंगे, क्योंकि हमारा नेबर कंट्री, नेबर नहीं शायद उन्होंने यही बोला, हिंदुस्तान जो कि हमारा दुश्मन कंट्री है वो एटॉमिक पावर बन गया।
आज वो चांद पे पहुंच गए। आज हमारे लीडर ये स्टेटमेंट क्यों नहीं देते कि हम घास खा लेंगे लेकिन चांद पे पहुंचेंगे। आज उनकी आईटी इतनी आगे चली गई है, हमारे लीडर ये स्टेटमेंट क्यों नहीं देते कि घास खा लेंगे लेकिन अपनी आईटी को प्रमोट करेंगे। आज वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गए हैं, तो हमारे पॉलिटिशियन ये स्टेटमेंट क्यों नहीं देते कि भाई मेहनत करनी है, घास खा लेंगे, जंग छोड़ो लेकिन अपनी इकॉनमी को आगे लेके जाना है। गुजारिश ये है, पंजाबी में कहते हैं कि किथे मेहर अली किथे तेरी सना। अच्छा, कहाँ जुल्फ़कार अली भट्टो और कहाँ आज की लीडरशिप। आप किसको किससे मिला रहे हैं? आप आलूओं के साथ सेबों को तोड़ रहे हैं, ये ना करें खुदा का वास्ता। ठीक है। भट्टो एक विजन का नाम था, एक स्कूल ऑफ थॉट का नाम था। उनकी बेटी जो थी वो एक लर्नर और क्वालिफाइड खातून थी, लीडर थी, उसकी एक्सेप्टेंस थी पाकिस्तान में। ठीक है। अब हम ऐसा क्यों नहीं कहते? भैया आपने किस बुनियाद पे कहना है? भट्टो अगर ये बात करता था तो भट्टो ने पूरी मुस्लिम दुनिया की जेब से पैसे निकलवाए थे अपने एटम बम के लिए, इस्लामी एटम बम का नाम देके। लेकिन उसने वो अलग बात है कि इस्लामिक एटम बम आज कहीं काम नहीं आ रहा। वो एक अलग बात है। मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि उस वक्त पूरी दुनिया से जुल्फ़कार अली भट्टो ने रुपया लिया। ठीक है। जुल्फ़कार अली भट्टो ने पूरी दुनिया में अपनी लेबर भेजी, पूरी दुनिया में गई हमारी लेबर भट्टो साहब के दौर में। आज अगर गल्फ ही हमारे मुसलमान भाई है, सऊदिया, कुवैत, दुबई, ये सारे, तो ये अगर नहीं हमारी लेबर ले रहे तो इसमें सबसे ज्यादा कसूरवार हमारी फॉरेन पॉलिसी है। ठीक है। ये इनके अंदर ये अहलियत ही नहीं है कि ये एक बेहतरीन फॉरेन पॉलिसी बनाए। और आपका ज्यादा से ज्यादा मजदूर जो है, यहाँ तो आप अपनी इंडस्ट्री बंद कर रहे हैं बिजली की वजह से। तो चलें इस मजदूर को बाहर कहीं अपॉर्चुनिटी दें ताकि ये बाहर से पैसा कमाए, तो हमारे रिजर्व्स बढ़ जाए, हमारा सरमाया बढ़ जाए। बाहर से क्या हमने जो उनसे वो देना है, हमें तो जो बाहर से पैसे आ रहे हैं ऑनलाइन अर्निंग के थ्रू, फ्रीलांसिंग के थ्रू, इंटरनेट बंद करके या कम उसकी स्पीड को कम करके हमने तो वो भी अपना रेवेन्यू कम कर दिया। अच्छा सर, हमारी फॉरेन पॉलिसी और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में क्या फर्क है? क्या वजह है कि उनके सऊदीया के साथ रिलेशन भी बेहतर है और ईरान के साथ भी, रशिया के साथ भी, यूक्रेन के साथ भी, इवन बात करें चाइना के साथ भी उनकी डील चलती है और अमेरिका के साथ भी वो करते हैं। देखिए बात फिर वही आ गई, आप क्यों कंपेयर करते हैं बार बार पाकिस्तान और इंडिया को? गुजारिश ये सीखना चाहते हैं। गुजारिश ये है, इंडिया, भारत, हिंदुस्तान एक सेकुलर स्टेट है। अच्छा, उसके लिए दुनिया की कोई रियासत शजरे ममनू नहीं है। ठीक है। वो कहते हैं जहाँ पे हमारी कंट्री को फायदा हम वहाँ पे ट्रेड करेंगे। हमारे लिए सबसे पहला शजरे ममनू है इसराइल। आज जब आपने इसराइल को शजरे ममनू करार दे दिया, उसे हराम मुल्क करार दे दिया, तो उसका सबसे बड़ा नुकसान तो ये हुआ कि पूरी दुनिया में इसराइल का असर और रसूख जहाँ जहाँ है, खासतौर पे टेक्नोलॉजी में, भाई हर जगह। मेडिसिन में किसका है? टेक्नोलॉजी को छोड़ दें आप दूसरी मामला जिंदगी के देख लें, उनमें भी उन्हीं का है। तो फिर वहां पे तो वो आपको जिंदा नहीं रहने देगा ना, वहां पे तो आपकी वो फॉरेन पॉलिसी कामयाब नहीं होगी, वहां पे तो इसराइल की चलेगी। और जहाँ पे फिर इसराइल की चलेगी तो जो हमारे पड़ोस में हमारा दुश्मन बैठा है या मुखालिफ बैठा है या जिसे मुखालिफ डिक्लेयर कर दिया गया हुआ है, तो फिर इसराइल उसका साथ देगा, उसे मजीद ताकतवर करेगा, उसे स्ट्रेंथन करेगा हमारे अगेंस्ट। जबकि हमने तो अपने मुसलमान जो भाई ममालिक थे, हमने तो उनके साथ भी अपने ताल्लुकात ठीक नहीं रहने दिए। और हमारे प्राइम मिनिस्टर जो थे, वो हमारा एक प्राइम मिनिस्टर जो अभी गए हैं, वो सऊदी बादशाह के त्यारे में बैठ के तो उनके खिलाफ उस वही इनकलाब की बातें कर रहे थे कि सऊदीया में इनकलाब नहीं आ सकता। तो फिर उसके बाद यही होना था ना भाईजान। ठीक हो गया। अच्छा, मैं यहाँ पे 2-3 चीजें डिस्कस करना चाहता हूँ। एक तो ये कि अगर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में पहले आए थे या अब आए थे, ये डेफिनेटली बात है। पहले भी ये कहा गया जी बगैर वीजे के कैसे आ सकते हैं, बगैर वीजे के इंडिया का प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान कैसे दाखिल हो सकता है। तब भी डेफिनेटली ये कंफर्म बात है कि यहाँ की जो लीडरशिप, यहाँ की जो मैनेजमेंट, यहाँ के जो भी गवर्नमेंट है, उसे बकायदा तौर पे पूछ के डिस्कशन के बाद ही ऐसा हुआ था। और आज भी अगर ऐसा हुआ है, अगर वो यहाँ से गुजरे हैं, तो डेफिनेटली पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, पाकिस्तान की जो इंतजामिया, उन सब उन्हें उनके नॉलेज में, उन्होंने मीडिया को पहले इत्तला नहीं दी ताकि ये ज्यादा शोर ना मचाए, ठीक है ना। तो ज्यादा कोई मकसद है यहाँ पे कोई ज्यादा अनसर्टेनिटी पैदा ना करें। तो जब गुजर गया तो अब खत्म हो गई बात। तो अब तो पाकिस्तान के मीडिया में कई जगह पे बकायदा ये कहा जा रहा है, जश्न मनाया जा रहा है कि पाकिस्तान में इंडियन प्राइम मिनिस्टर की आमद, पाकिस्तान में इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की आमद, ये एक सॉफ्ट इमेज है। मतलब मेरे लिए तो देखें ये खुशाइन बात है। अच्छा, देखें जब मुझे ये नजर आएगा कि मैं कभी अपने वतन जा सकता हूँ
जब मुझे याद हिंदुस्तान। कि मैं कभी अपने बारामूला कश्मीर, जो ऑक्युपाइड कश्मीर जिसे हम कहते हैं, ठीक है। उस कश्मीर में जाता हूँ। अभी भी मैं जब दरियाए नीलम के पास खड़ा होके दूसरी तरफ देखता हूँ, ठीक है। तो मुझे आलम बरज़ख में अपने बुजुर्गों की रूहें उड़ती हुई नजर आती हैं। तो मैं यही कहूँगा कि पीस इज द ओनली वे। दिस इज वेरी इजी टू मेक वॉर, but it is very difficult to make peace. So we should work for For the peace. difficult task. ठीक हो And गया। the war is very easy to make. We can make it within no time, whenever we will like. बिल्कुल, आज चाहे अभी आप पाकिस्तान में या इंडिया से या कहीं भी दुनिया का कोई भी कंट्री वार डिक्लेयर कर सकता है, अनाउंस कर सकता है। खैर यहीं पे इस टॉपिक को, इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट किस टॉपिक के ऊपर सर से हम डिस्कशन करें, इनकी ओपिनियन ले, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एक टॉपिक तो हमने सिलेक्ट करके रखा है कि जो हमारे हिस्ट्री के हीरो हैं, वो हीरोज जिनका हमें शायद नाम भी नहीं पता होगा मोस्टली लोगों को। अगर हम बात करें चिनकिया, वो एक फर्म की बात करें, कोतलिया चांकिया की। ठीक है, तो उसके ऊपर हम प्रॉपर एक वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। मन्नू की बात करें, कोतलिया चांकिया की बात करें, ठीक है। अशोक की बात करें, चंद्रगुप्त मौर्य खानदान की बात करें, ठीक है। इनकी पूरी एक विजन था एक प्रॉपर। डेफिनेटली हमें पता होना चाहिए कि इस खत्ते में क्या होता रहा। और कौन यहाँ पे जो उनसे नॉलेज का, एजुकेशन का। सिर्फ मैं अपने तमाम मुसलमान भाइयों को ये बताऊंगा कि आप ये बात याद रखें कि मैं अल्लाह को एक मानता हूँ, ठीक है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानता हूँ, मगर मैं इसके साथ ये भी मानता हूँ कि दुनिया 1400 साल पहले शुरू नहीं हुई। अच्छा, हमें इससे पहले जो थी उसके बारे में भी जानना चाहिए। ठीक है। बहुत शुक्रिया। जबरदस्त हो गया, बड़ी गहरी बात की है। इसके ऊपर प्रॉपर डिटेल से हम वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। यहीं पे वीडियो को वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।